बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली जो अफसोसनाक ख़बर है वो गुज़िश्ता रात पेश आई। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मियाँ मोहम्मद गौस साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया या अगवा किया गया। अब इसमें जो है वो हम्माद अज़हर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि एजेंसियों ने उनको उनके घर से अगवा किया और कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक पुलिस वाले आए, जैसे नॉर्मली होता है। उन्होंने घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाजे तोड़ दिए। जो मनाज़र हम देख रहे हैं वो शब महराज की रात थी। लोग इस रात को इबादत करते हैं, लेकिन हमने जो मनाज़र देखे उनके घर के अंदर दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, टेबल चेयर्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई हैं। और वहाँ से MNA मियाँ मोहम्मद गौस को जो है वो अगवा करके या गिरफ़्तार करके वहाँ से ले गए। अब ये तोड़ फोड़, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना अब पंजाब में एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है। यानी अब पंजाब के अंदर ये कोई बात ही नहीं है कि ये MNA का घर है, ये किसी आम पाकिस्तानी का घर नहीं है। MNA जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये लाखों लोगों का वोट हासिल करते हैं, फिर ये MNA बनते हैं। पाकिस्तान में टोटल कोई 250 के करीब हलके हैं जहाँ से MNAs बन के आते हैं और बाकी मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जनाब ये किया जा रहा है, तो ये एक नई चीज़ है जिसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। अब ये सोचें ख्वाजा साद रफ़ीक के वो भी MNA बनते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सोचेंगे वो भी MNA बनते हैं, राणा सनाउल्लाह सोचेंगे वो भी MNA बनते हैं, नवाज शरीफ साहब सोचेंगे वो भी MNA बनते हैं। तो ये एक पूरे ईवान के साथ ज़्यादती है। स्पीकर कौमी असम्बली सोचेंगे, उन्होंने हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली नहीं रहना। अयाज सादिक ने, कभी ये वक्त आ जाएगा कि वो MNA नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और उनका बेटा भी MNA बनता है। तो मामला ये है कि जब वो हुकूमत में नहीं होंगे तो उनके घर के ऊपर अटैक करना या अंदर घुस जाना नॉर्मल चीज़ें होंगी। यानी फ्यूचर में जब रायविंड के अंदर पुलिस दाखिल होगी तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो हमें देखने में अजीब लगेगी। या फ्यूचर में जब शहबाज शरीफ के घर पे पुलिस दाखिल हो जाएगी दरवाजे तोड़ के, तो हमें लगेगा बड़ा नॉर्मल है। इससे पहले तो पुलिस वाले बाहर आते थे, FIA वाले दरवाजे खटखटाते थे, वो अंदर है या नहीं है, निकल जाते थे। अब ये नहीं होगा, अब वही कुछ होगा जो हम होता हुआ देख रहे हैं। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मार उन्हें नहीं पड़ रही। लाहौर के अंदर ये कभी अपनी ये चीज़ें देखी नहीं थी जो अब हो रही हैं। मरीम नवाज़ का जो है वो एक दरवाज़ा एक दफ़ा टूटा था, वो भी कराची में। और मैं याद दिला दूँ कि मैडम आपका दरवाज़ा जो है वो एजेंसियों ने तोड़वाया था, पुलिस को साथ मिला के और रेंजर्स को साथ मिला के। उस वक्त जो पुलिस के ऊपर हुकूमत थी वो सिंध पुलिस थी, और सिंध में वहाँ पे मुराद अली शाह की हुकूमत थी। जो भी आपके साथ हुआ वो उन्होंने किया था वहाँ पे। ये जो पंजाब की आवाम है, इन्होंने आपके साथ नहीं किया। जो बदला आपने लेना है और पंजाब के शहरियों से लेना है, और इस बात का एहसास जो है वो आपको होना चाहिए। ज़िंदगी में आपका होटल का एक दरवाज़ा सिर्फ ज़बरदस्ती खुलवाया गया या तोड़ा गया कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए, तो आपको बहुत बुरा लगा और बड़ा रोला आपने डाला असम्बली में इधर उधर हर तरफ। लेकिन यही सारा कुछ जब आप रोज़ाना पंजाब में कर रही हैं तो सोचें लोगों पे क्या गुजर रही होगी और लोग किस लेवल पे आकर बदला लेंगे। और लोगों ने बार बार बदला लिया भी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट है मियाँ नवाज शरीफ का आपके हवाले से। ये रिपोर्ट मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हिल कर रह जाएंगे। ये जनाब एक अंग्रेज़ी तहकीकाती रिपोर्ट है, अंग्रेज़ी जरीदे ने इसको छापा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन हलकों में बदतरीन धांधली हुई है उनमें एक हलका नवाज शरीफ का है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर से कैद में मौजूद एक कैंसर की पेशेंट खातून से बुरी तरह शिकस्त खा गए। यानी जो कौमी असम्बली का हल्का NA 130 है, जहाँ नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती जितवाया गया है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे बुरी हालत इनकी फ्यूचर में होने जा रही है। NA 130 के दर्जनों पोलिंग स्टेशन के नताइज में बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ और बहुत अजीबोगरीब काम किए गए हैं, बहुत बेतरतीबियाँ हैं, जो नवाज शरीफ साहब की जाली हार का पूरा सबूत है। इस रिपोर्ट में जो चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 370, उस पर जो वोट डाले गए कुल वोटों की तादाद से तकरीबन दुगना वोट नवाज शरीफ साहब ने हासिल किए। यानी वहाँ जितने वोट डाले गए उससे दुगने नवाज शरीफ ने हासिल किए फॉर्म 47 के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, 19 पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट तकरीबन 100% रहा, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर सूबाई असम्बलियों के लिए ये 50% से भी कम था। यानी वहाँ पे जो वोट डालने के लिए आए नवाज शरीफ को वोट डाल के चले गए और उन्होंने MPA को वोट ही नहीं डाला। हालांकि जब भी आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो आपको ऐसे फाड़ के 2 पेपर दिए जाते हैं, एक सब्ज़ रंग का और एक सफ़ेद रंग का। 2 पेपर दिए जाते हैं, तो 2 ही आपने डालने बक्से के अंदर।
तो सब्ज पेपर जो है वो 100% डाल दिए गए, यानी जितने सब्ज पेपर थे सारे के सारे डाल दिए गए कि कौमी असम्बली में नवाज शरीफ के वोट पूरे कर दिए, यानी 100% वोट जनाब वो डाल दिए गए। टर्न आउट हो गया नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए, और जो सूबाई असम्बलियों के वोट थे वो 50% से भी कम थे, यानी बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जिन्होंने कौमी असम्बली का वोट डाला और सूबाई असम्बली का नहीं डाला। एक आधा बंदा एक आधे पोलिंग स्टेशन में निकल आए तो निकल आए, हज़ारों लोग तो हो नहीं सकते, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है तो बल्ले बल्ले। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 180 पर डाले गए वोटों की तादाद उस पोलिंग स्टेशन के लिए जो टोटल वोट है उनसे ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पे पोलिंग स्टेशन नंबर जो 180 है इसके टोटल वोट फ़र्ज़ करें 100 थे, तो 150 वोट नवाज शरीफ साहब को पड़ गए इसमें। अब आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल की धांधली नवाज शरीफ को जिताने के लिए लाहौर में की गई है। इसीलिए तो मियाँ साहब मुँह छुपा के फिरते हैं। और कई पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की तादाद जारी किए गए बैलेट पेपर्स की तादाद से भी ज़्यादा थी, यानी वहाँ पे उतने बैलेट पेपर ही नहीं थे जितने वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब को पै गए। फ़र्ज़ करें वहाँ पे 4 कॉपियाँ थी बैलेट पेपर की, 100 होती है एक के अंदर फ़र्ज़ करें, और 400 वोट था, लेकिन वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को पड़ गए 600 वोट। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो ये भी जनाब इसके अंदर तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ। फिर एक और इंकशाफ है कि 376 पोलिंग स्टेशन में से नवाज शरीफ 200 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर हार गए, लेकिन 65 पोलिंग स्टेशन ऐसे जो हैं वो मुंतखब किए गए कि वहाँ पे गैर मामूली टर्नआउट करवाया गया और वहाँ से नवाज शरीफ साहब को 75,000 वोटों से बर्तरी के साथ कामयाबी दिलाई गई। तो इसके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि मियाँ साहब को जो है वो अब शर्मिंदा तो वो है, उनको शर्म आ रही है कि उन्होंने कैसर की पेशेंट खातून को जेल के अंदर बंद करके ज़बरदस्ती उनसे इलेक्शन जीतने की कोशिश की और फिर भी वो इलेक्शन हार गए, और इतनी बुरी तरह हारे कि अब उनकी की हुई धांधली जो है वो ये सामने नज़र आ रही है और आलमी सतह के ऊपर उनकी धांधली एक्सपोज हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में एक्सपोज नहीं हो रही। साथ ही साथ नाजरीन इन्होंने एक और काम किया। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड वो लेकर आए थे, ज़रा इमरान खान साहब के हेल्थ कार्ड की आप फ़ोटो देखें। इसमें सब्ज़ और लाल रंग था, जिसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग क्यों रखा गया, क्योंकि ये तो आवाम का पैसा है हेल्थ कार्ड का। चाहे ये इमरान खान का आइडिया है और इमरान खान साहब उससे हर पाकिस्तानी को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे थे, यानी कोई भी पाकिस्तानी उसके पास आईडी कार्ड अपना होना चाहिए, या अगर उसका बच्चा है तो उसके बाप के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वो ले जाए जाके उसका इलाज करवाए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल से करवा ले, 10 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे देगी। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब इन्होंने जनाब वो कार्ड तो आते ही बंद कर दिया। मरीम नवाज़ की आपने वो ऑडियो कॉल सुनी हुई है शहबाज शरीफ के साथ कि हेल्थ कार्ड बंद करें, इसकी वजह से लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। तो अब वो हेल्थ कार्ड तो बंद कर दिया, तो इन्होंने एक नया कार्ड जारी कर दिया है जो कि है वज़ीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। अच्छा, पहले तो इस कार्ड के अंदर कुछ है या नहीं वो तो बाद में बात करेंगे जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी और हम देखेंगे लोगों का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने अपना मुंह चिपका दिया कि मेरी फ़ोटो ला दो खिंच के देते बस। यानी इमरान खान पे एतराज़ था कि पीटीआई के झंडे का रंग क्यों है, रौला पड़ गया था पाकिस्तान के मीडिया पे, लेकिन कल किसी मीडिया ने प्रोग्राम नहीं किया कि इसके ऊपर मरीम नवाज का मुंह क्यों है और नवाज शरीफ का जो मुंह है वो किस चक्कर में इसके ऊपर छापा गया है। फैमिली फोटो लगा के जनाब ये कार्ड दे रहे हैं लोगों को इलाज करवाने के लिए। अब आप पाकिस्तान के मीडिया की मुनाफकत का, पाकिस्तान के लोगों की जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुनाफकत का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इमरान खान के दौर में अगर सब्ज़ और लाल रंग आ जाए ना तो उस पर एतराज़ होता है, और शरीफ ख़ानदान का दौर जो कि ज़बरदस्ती लाया गया है, दौर तो इनका नहीं है, तो इनके दौर में ये अपनी फैमिली फ़ोटो भी चिपका दें कार्ड्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, कोई प्रोग्राम ही नहीं करता। आप अंदाज़ा करें। तो ये जनाब इनका किया धरा है। स्पीकर ने खुद असद कैसर साहब से अब रब्ता किया, अयाज सादिक ने, और उन्हें कहा जी मुज़ाकरात के लिए आ जाए। यानी अब ये हालात यहाँ पे पहुँच गए हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दिए जाते थे मुज़ाकरात के ऊपर कि जनाब वो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और अब स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब असर कैदर से रब्ता किया दोनों से, और मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं, दोबारा आपको दावत दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो जाएं। और ये 28 जनवरी को 11:15 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन्होंने इजलास तलब कर रखा है मुज़ाकरात के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चिट्टा इनकार कर दिया। अब वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी ले लें इसके ऊपर आप। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
अर्दली वज़ीर-ए-आज़म इनको इमरान खान साहब कहते हैं। साथ में ये फॉर्म 47 के ऊपर आकर बने हुए हैं। 17 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन बनता है? लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ सर पे और हाथ में ब्रश हो तो फिर आप बन जाते हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़िज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। धांधली से नहीं होता, बूट पॉलिश से नहीं होता, लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी का तगद्दुस पामाल करने से नहीं होता, करोड़ों लोगों से उनका इंतखाबी निशान छीन लेने से नहीं होता, लोगों को सीधी गोलियां मारने से नहीं होता, जो जुल्म बर्बरियत और जबर आपने पाकिस्तान में किया है उससे नहीं होता, क्या करप्शन से नहीं होता? यानी जो भी होना है वो दूसरी तरफ से ही होना है। आप लोग दूध के धुले हुए हैं, हमेशा के साफ सुथरे। तो अब जनाब ये सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कहा कि अगर आप कमीशन बना देते तो हम मुज़ाकरात कर लेते। अब देखें ना मामला फंस कहाँ गया। हुकूमत को फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना टाइम चाहिए था उन्होंने ले लिया है। तहरीक इंसाफ को पता है कि अब ये वो वाली मारधाड़ हमारे साथ शायद नहीं कर सकते जो पहले ये कर रहे थे। अब तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात सामने रखे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं जी मुतालबात पूरे करो, उनके ऊपर अमल दरामद करो। वो वहाँ पे आगे फंस गए हैं। हुकूमत वहाँ पे आगे फंस गई है कि हुकूमत कह रही है जी हमें फेस सेविंग चाहिए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आगे बढ़ें। अब तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि कितने मुज़ाकरात करें, अगले 5 साल आपके साथ मुज़ाकरात ही करते रहें ताकि आप जो है वो अपनी सीटों के ऊपर बैठे रहें, एंजॉय करते रहें और आपके साथ 5 साल हम मुज़ाकरात ही करते रहें। भी मुतालबात आपके सामने रखे हैं, आपको मानने हैं या नहीं मानने उसके ऊपर आप जवाब दें। अब उम्मीद है कि 28 तारीख को हुकूमत अगर पीटीआई नहीं आती तब भी हुकूमत अपना जवाब तो देगी कि वो कमीशन बनाती है या नहीं बनाती, या किस तरह का कमीशन बनाती है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाने के लिए बाकायदा इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है। अच्छा, इस कमेटी के हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी हदायत पर बैनुल अक़वामी राब्ता-कारी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। पार्टी की जानिब से इसमें एक एलामिया जारी किया गया है। अगर इस एलामिया को आप देखें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, उनकी सदारत में कमेटी तश्कील दी गई और ये बहुत अच्छा किया गया है। देखें, एक तो और कमेटी बनाई थी, अब यहाँ पर जो बैनुल अक़वामी राब्ता-कारी के लिए कमेटी बनाई गई है। रऊफ़ हसन साहब जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे आपने किसी के साथ रब्ता करना है, ईमेलिंग कैसे करनी है, वो उन सारे नॉर्म्स को, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्हें यहाँ पे इनपुट भी मिलती रहती है। तो रऊफ़ हसन साहब इस काम के लिए इमरान खान साहब ने उनको मुंतखब किया, उनको इसकी सदारत दी गई है। और इसके साथ ही दीगर ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करने और खित्ते में बदलती सूरत हाल के मुताबिक खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक ये सिफारिशात मुरतब करेगी और ये आलमी तंजीमों से और मुख्तलिफ़ जगहों से राब्ते करने के लिए भी एक काम किया गया है और ये आलमी सतह पर राब्तों के लिए कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी के अंदर सलमान अकरम राजा साहब हैं, वलीद इकबाल साहब हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं जो अमेरिका में हैं, खदीजा शाह हैं और अली असगर खान साहब इसके अंदर शामिल हैं। कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे जी कुछ और लोग भी शामिल होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने सोच समझ के ये कमेटी बनाई होगी या उनको जो मालूमात पहुंचाई गई होंगी उसके मुताबिक उन्होंने ये कमेटी बनाई है। बहरहाल अब ये कमेटी बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो आलमी सतह के ऊपर इन मामलात को जितना ज़्यादा हो सके ले जाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 2 चीज़ें और हैं नाज़रीन और ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को फाइनल कर दिया है कि स्वाबी के अंदर बड़े एहतजाज का वो ऐलान कर दिया उन्होंने कि स्वाबी में एहतजाज करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब दोबारा शुरू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सिलसिला, तो अगस्त में स्वाबी से ये शुरू हुए थे और 3 महीने के अंदर मोमेंटम इतना बढ़ गया था कि ये लाखों लोगों का काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ गामदन थे और हुकूमत को गोलियां चलानी पड़ गई थी। तो अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी से ही काम का आगाज़ किया है और लेकिन इस मरतबा एक चीज़ है और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या यानी 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ना 8 फरवरी को। एक, आपको देखना पड़ेगा कि क्या लोग पहले की तरह निकलते हैं या पहले से ज़्यादा निकलते हैं या पहले से कम रिस्पॉन्स आता है। एक तो इस चीज़ का तायुन हो जाएगा 8 फरवरी को, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया, लोगों के सेंटीमेंट्स भी हैं कि उनका मैंडेट छीना गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं छीना गया ना, लेकिन एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे, हर हल्के में होना चाहिए जहाँ जहाँ पे लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और ये होगा भी। आलमी सतह के ऊपर भी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है। अब बड़े सवालात ये हैं कि बड़ा प्रोग्राम स्वाबी का है, चंद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या पहले की तरह मोमेंटम बन पाएगा। नंबर 2, क्या सूबाई हुकूमत और जो तंजीमी स्ट्रक्चर है जिसको इमरान खान साहब ने अब अलग अलग कर दिया,
जुनैद अकबर साहब को इस तरफ कर दिया, अली अमीन गंडापुर साहब को उस तरफ कर दिया। क्या ये दोनों अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे? नॉर्मली हमने देखा है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत सियासी मुखालफत हो वहाँ लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्तिहान है, यहाँ पता चल जाएगा। अगर ये अच्छे तरीके से चल पाएंगे तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, नहीं चल पाएंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका लगेगा। लेकिन जो अभी तक बयानात सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि दोनों अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे और मुमकिन है कि ये पहले से बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाए स्वाबी में। अब इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज करने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। पिछली मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीक इंसाफ ने बड़ा पंप किया था, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब हिम्मत हार गए थे। उन्हें लगा कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने कुछ चीज़ें हासिल करके उन्होंने आईनी तरमीम के अंदर वोट डाल दिया हुकूमत के हक में। और उसके बाद से अब तक वो शिकवा करते हैं कि हुकूमत ने जो कुछ भी वादे किए थे वो धोखा निकला। हुकूमत ने हमें जो कुछ भी कहा था उसका उलट उन्होंने कर दिया और आईनी तरमीम के बाद कानून साजियों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिनको अब किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप चैलेंज करेंगे तो वो आईनी बेंच में चली जाएगी। आईनी बेंच जो है वो हुकूमत का है, तो हुकूमत अपने मुताबिक चीज़ों को मैनेज कर लेगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब को नए इंतखाबात के हवाले से और एहतजाजी सियासत के लिए दोबारा से ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हकीकी तौर पे न्यूट्रल हो गई, मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई और उन्होंने हुकूमत को उनके हाल पे छोड़ दिया, तो उसका जो पहला साइन होगा वो ये होगा कि एक बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाएगा। इसमें सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त होगी। ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी और इस हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आएंगी। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, आप जो मर्जी कर लें, फिर आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में, पंजाब में, पूरे मुल्क में जलसे शुरू हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिर जाएगी फौरी तौर पर। अगर एस्टेब्लिशमेंट निकल गई बीच में से तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फौरी तौर पे गिर जाएगी, तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में जलसे शुरू कर देगी और अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। अभी तक तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन लिटमस टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन हमें उस दिन आएगा जब अपोजिशन का एक इत्तेहाद बन जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने के और कराची में जलसा करने के काबिल हो जाएगी और पंजाब और सिंध के अंदर ओपनली, देखिए पुलिस नहीं मना करती, किसी सियासी हुकूमत की ये जरूरत ही नहीं होती कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा रोके, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि कल को इनकी हुकूमत आनी है। सियासत में सबकी बारी आ ही जाती है, उन्हें पता है कल को इनकी हुकूमत आनी है, हम अपोजिशन में होंगे तो हम जलसा कैसे करेंगे। तो सियासी लोग कभी भी नहीं रोकते और पुलिस को किसी कुत्ते ने काटा है कि वो जाएगी और जाके पॉलिटिकल कारकुनों के साथ झगड़ा करेगी या उनको रोकेगी। वो तो सिर्फ सिक्योरिटी में चंद बंदे भेजते हैं और कहते हैं जी अपना जलसा आप करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जमहूरी मुल्क है, आप अपना काम करें। ये एस्टेब्लिशमेंट ही रोकती है, ताकत के बलबूते पे पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करती है। लिहाजा जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और सिंध में और बाकी जगहों पे जलसे शुरू कर दिए और पुलिस उनको रोकने की बजाय सिर्फ सिक्योरिटी पे खड़ी हुई, तो फिर आप ये समझ जाएं कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और फौरी तौर पर आपको साइंस नज़र आ जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी और जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर तो हुकूमत ही गिर जाएगी और एक बड़ा अपोजिशन का अलायंस भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा। इमरान खान साहब की जेल में कान भरने की कोशिश की गई है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बात बताई है और वो ये कह रहे हैं, क्लेम ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के कानों में कुछ जो मुराद सईद की टीम के लोग हैं उनको, कुछ जो नौजवान असम्बलियों के अंदर पहुँचे हैं जिनमें मीना खान है, शाहिद खटक है, सुहेल अफरीदी है, इन लोगों के नाम इमरान खान साहब को बताया गया। खासतौर पर खालिद खुर्शीद के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादती है, ये वफादार लोग हैं और ये अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं, ये नज़रियाती कारकुन हैं, तो आप इनके बारे में ऐसे बात ना करें। तो इमरान खान साहब ने रोका। बहरहाल इस किस्म की चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होती रहती हैं। कराची से एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश आई थी और किसी ताजर ने कहा था, ये रिपोर्ट हुआ और बड़ा रोला इसके ऊपर डाला गया कि ताजर ने कह दिया जी एहसन इकबाल को कि मरियम को इधर भेज दें और उसको उधर ले जाएँ, मुराद अली शाह को। तो जनाब अब ताजर का बयान आया, उसने कहा जी मैंने तो मजाक किया था। उन्होंने कौन से कोई काम करने के झंडे गाड़े हुए, उन्होंने भी बेड़े गर्क किया हुआ। उन्होंने कहा साड़ी आनियाँ जानियाँ देखो तो कम टकेदा नहीं। तो ताजर का स्टेटमेंट आ गया। पहले इन्होंने बेचारों ने जल्दी में मिठाई खा ली, रोला रोला डाल दिया कि जी बड़ा काम पड़ गया है और उसकी जो है पब्लिसिटी करवा ली अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से। बाद में ताजर का स्टेटमेंट आया, पता नहीं अब उसका स्टेटमेंट जो है बेचारे का वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके लिया गया है या धमका के लिया गया है, क्योंकि मुराद अली शाह के खिलाफ स्टेटमेंट था तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई रिएक्शन भी आया हो। लेकिन मरियम नवाज़ ने ऐसा काम कोई नहीं किया सिवाय लोगों के घरों के ऊपर अटैक करने के, लोगों की
चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर देंगे। जाली वज़ीर आला है, जो भी करती रहे काम, आप उसका क्रेडिट दे ही नहीं सकते क्योंकि जाली है। 17,000 स्कूल जो है उनको प्राइवेटाइज कर दिया पकड़ के, वो सरकारी नहीं है। अब BHUs जो है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वहाँ से जो है वो सरकारी डॉक्टर फारिग कर दिए हैं। और नलायकी इतनी है कि जो अहदाफ है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। सूबा जो है वो खसारे के अंदर चल रहा है। ये रिपोर्टें मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के तहत 8 नए जजेस लाए जा रहे हैं। वो जजेस आएंगे, फिर उन्हीं जजेस पर मुश्तमिल बेंच ये फैसला करेगा कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, फ़र्ज़ करें ये 26वीं आईनी तरमीम बच जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस तरमीम को इसलिए लाया गया कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जानी थी, उनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जाना था। लेकिन चलें ये तरमीम बच भी जाती है तो क्या इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोक पाएगा ये निज़ाम? ये पाकिस्तान ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इलेक्शन तो फिर भी इस मुल्क के अंदर होंगे, जब भी होंगे इलेक्शन तो होंगे, और सड़कों का ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हमेशा मौजूद रहेगा। अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो जितनी उसकी मकबूलियत है वो तो एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आएगा, और जब भी वो इक़्तिदार में आ गया और मैंडेट उसके पास हुआ तो वो ये सारा कुछ रिवर्स भी कर सकता है। ये जो कुछ भी हमने मादी में भी पहले ऐसे होता हुआ देखा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी ऐसी चीज़ें की गई थी जिनके ऊपर ऐसा लगता था कि पूरा माहौल घुटन का शिकार हो गया, लेकिन हमने पूरा माहौल खुलते हुए देखा, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई थी। तो ये चीज़ें भी आने वाले वक्त में रिवर्स हो सकती है, क्योंकि जो आईनी तरमीम माओं को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, इवन अरकान असम्बली को अगवा करके ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो आईनी तरमीम की जाए, उसे ख़त्म करना आइन को पाक करने के बराबर है, और आइन को पाक तो करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।